हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी। अभी आप सक्सेस में हूँ आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पर। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करें। आज का वीडियो लाइक टारगेट है 5K। इसका मैं आपको पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पे भेज दूंगा। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पे भेज दूंगा। एसकेएम स्टडी टेलीग्राम का नाम क्या है? एसकेएम स्टडी, ठीक है। या फिर हमारी वेबसाइट एसकेएम स्टडी क्लासेस SKMstudyclasses.com पर जाके प्राप्त कर सकते हैं सारा पीडीएफ। तो यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने अभी एक एक से प्रश्न हम लेके आए हैं। दीर्घोत्तरी, लघु उत्तरी, द्विउत्तरी, एक एक से टॉप 1 के प्रश्न जो कि हर साल आपके बोर्ड में आते हैं। 100% गारंटी ले रहे हैं कि प्रश्न फंसेंगे 100%। 4 अप्रैल को आपको ठोकना है 70 में 70। कुछ भी करिए, टारगेट हमारा 70 में 70 रहना चाहिए कि हाँ हम 70 में 70 करेंगे चाहे जो हो जाए। क्लियर है? कोई सही कहीं से भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए फटाक से अपने दोस्तों के साथ और लाइक कर दीजिए। चैनल को सपोर्ट करिए, यानी कि चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। जो रेड आइकन का बटन है यहाँ पे देखिए सब्सक्राइब का, उस पर क्लिक हो जाना चाहिए। सपोर्ट इसी प्रकार से आप अपना प्यार दिखाना है और आप लोग अपना प्यार दिखाएंगे। आप कहते हैं सर भीख मांग रहा है सब्सक्राइब करवाने के लिए। मेरे प्यार बच्चों भीख नहीं मांग रहे हैं, बस आपका मुझे अच्छा आपसे क्या ही मांग रहे हैं, कुछ नहीं ना। अब तो मैंने 1 रुपया आपसे लिया, इसके पढ़ाने का 1 रुपया महीने नहीं देता, बल्कि केवल कहता हूँ आप सपोर्ट करिए। मुझे अंदर से मोटिवेशन मिलती है कि यार आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और जम के मेहनत कीजिए। तो आप लोग हमारे साथ हैं कि नहीं बताइए। चलिए कोई ना, पहले आपको पढ़ाते हैं, उसके बाद जब आपको वीडियो अच्छा लगे ना, अंत में मजा आ जाए कि हाँ सर जो आप वीडियो दिए बहुत गजब का था, तब आके सब्सक्राइब करके जाइएगा। सार्वत्रिक दाता किस रक्त वर्ग का होता है? सार्वत्रिक दाता किस रक्त वर्ग का होता है? 2017 में बना हुआ प्रश्न है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति है उसका कौन सा ब्लड ग्रुप होगा जो कि वो सभी को ब्लड को दे सकता है? ABO। तो सार्वत्रिक दाता किस रक्त वर्ग का होता है? तो वो O का होता है। किसका होता है? O का होता है। अगला प्रश्न है, अर्धसूत्री विभाजन निम्न में से किसमें नहीं होता? 2017 में बना प्रश्न है। अर्धसूत्री विभाजन निम्नलिखित में से किसमें नहीं होता? पादप कोशिका में नहीं होता, जंतु कोशिका में नहीं होता, पादप व जंतु कोशिका दोनों में नहीं होता, जीवाणु में नहीं होता। तो अर्धसूत्री विभाजन पादप कोशिकाओं में भी होता है, जंतु कोशिकाओं में भी होता है, जंतु पादप दोनों कोशिकाओं में होता है, कभी भी जीवाणु में नहीं होता। याद रखना, अर्धसूत्री विभाजन निम्न में से किसमें नहीं होता? आपका पादप कोशिकाओं में होता है, जंतु कोशिकाओं में होता है, जंतु पादप कोशिकाओं में होता है, लेकिन जीवाणु में नहीं होता। अगला प्रश्न यहाँ पे, प्रश्न क्या है? प्रश्न यहाँ पे है, प्रथम संतानी पीढ़ी की संतान को दोनों जनकों में से किसी एक के साथ किया गया प्रसंकरण होता है। प्रथम संतानी पीढ़ी की संतान को दोनों जनकों में से किसी एक के साथ किया गया प्रसंकरण क्या होता है? जांच प्रसंकरण, संकर पूर्वज संकरण, अन्योन्यता प्रसंकरण या एक गुण प्रसंकरण। 2017 वाले ये आए हुए प्रश्न हैं। बोल रहे हैं ना आपको एक एक से टॉप 1 के वीडियो देंगे, टॉप 1 के आपको वीडियो देंगे और ऐसे ऐसे वीडियो देंगे आप पढ़ने के बाद लगा देंगे छक्का 70 में 70 का, 70 में 70 का। मेरे लाडलो एक बार जय हिंद लिख के फटाक से पढ़ना शुरू कर दीजिए। इतना आपको समझाए नहीं? तो प्रथम संतानी पीढ़ी की संतान को दोनों जनकों में से किसी एक के साथ किया गया जो प्रसंकरण होता है उसे हम लोग संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। राइट ऑप्शन आपका बी वाला हो जाएगा। क्लियर है? अगला यहाँ पे प्रश्न है। प्रश्न क्या है? संतान को पिता से कितने जीन्स प्राप्त होते हैं? जो संतान होती है उसको पिता से कितने जीन्स प्राप्त होते हैं? 50%, 25%, 50%, 75% और 25 से 50%। अब देखिएगा
एक यहाँ पे माता है, क्या है, माता है, और यहाँ पे पिता है। ये माता है, ये पिता है। माता में XX क्रोमोसोम होता है, पिता में XY क्रोमोसोम होता है। जब ये दोनों आपस में निषेचन की क्रिया करते हैं बच्चा पैदा करने के लिए, तो जो माता क्रोमोसोम होता है इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। ये XX में क्या होते हैं, टूट जाते हैं, और X और Y में टूट जाते हैं। यानी कि 50, अब ये 100 है, यहाँ पे 100 है, ये 50-50% में टूट गए, अर्धसूत्री विभाजन हो गया। अर्धसूत्री विभाजन हो गया कितना कितना, 50-50%। तो जब इसका 50%, इसका 50%, ये X और Y के साथ बनाएगा तो XY हिट बनाएगा, और ये X बनाएगा, ये X बनाएगा। तो यहाँ पे 50 इसका 50 इसका 100 बना, एक नया बच्चा बना। 50 इसका 50 इसका, यहाँ पे 100 बना, एक नया बच्चा बना। XY ये लड़का होगा, और X ये क्या होगी, ये लड़की होगी। क्लियर है। तो पिता से कितने प्रतिशत जीन्स प्राप्त हो रहे हैं भैया, 50% ही जीन्स प्राप्त हो रहे हैं। ये आपको बात समझ में आई कि नहीं, कमेंट कर दीजिए। आपको कोई भी कहीं से भी प्रॉब्लम हो रही है, इसका मैं PDF अपने टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी में डाल दूंगा, जाके आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे प्रश्न है, गुलाबी पुष्प वाले गुलाबास में स्वनिषेचन से प्राप्त प्रारूपी अनुपात होगा। गुलाबी पुष्प वाले गुलाबास में स्वनिषेचन से प्राप्त प्रारूपी अनुपात कितना होगा। 2018 में बना हुआ प्रश्न है, काफी IMP वाला प्रश्न है। 1:2:1 होगा, या 3:1 होगा, या 1:1:1 होगा, या 2:1 होगा। तो गुलाबी पुष्प वाले गुलाबास में स्वनिषेचन से प्राप्त प्रारूपी अनुपात जो होगा वो 2:1 होगा। कितना होगा, 2:1 होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे, किस कारण वर्णांधता का विकास होता है। किसके कारण क्या होता है, वर्णांधता का विकास होता है। अधिक सुरापान से, या फिर अनुवांशिकी से, या विटामिन A की कमी से, या फिर अति सक्रिय एंड्रीनल ग्रंथि से। तो किस कारण वर्णांधता का विकास होता है, वह होता है अनुवांशिकी से। यह अनुवांशिकी होता क्या है, एक पीढ़ी से किसी रोग का दूसरे पीढ़ी में जाना। अगर ये जनक है, ये क्या है, ये माता पिता है, माता पिता है, ये माता है, या फिर क्या है, पिता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये बच्चा है, बच्चा है। आप लोग देखते होंगे इसके माता पिता के लक्षण के बच्चे में दिखाई देते हैं। वो किसके कारण, अनुवांशिकी कारण। कभी कभी बोला जाता है कि अनुवांशिकी का इकाई होता है, तो अनुवांशिकी का इकाई जीन होता है। क्या होते हैं, जीन होते हैं। तो माता पिता के जीन गुणसूत्रों के द्वारा बच्चे में जाते हैं, तो जो इनके अंदर कमी रहेगी वो बच्चे में रहेगी। क्यों, क्योंकि अनुवांशिकी की इकाई जीन पाई जाती है, और इससे इनका जीन ही तो ट्रांसफर होता है। तो वर्णांधता किसके द्वारा जाएगा, जीन के द्वारा जाएगा। जो इनमें XY क्रोमोसोम पाए जाते हैं, XX इसी पे आके बैठे रहते हैं। क्लियर है ना। अगला यहाँ पे क्या है प्रश्न, यहाँ पे है, होलैंड्रिक जीन किस गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। होलैंड्रिक जीन किस गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। सन 2018 में बना हुआ प्रश्न है। X गुणसूत्र पर, Y गुणसूत्र पर, या XY गुणसूत्र पर, या फिर ऑटोसोम पर। तो होलैंड्रिक जीन किस गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। तो जो होलैंड्रिक जीन होते हैं वो आपके Y गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। होलैंड्रिक जीन किस गुणसूत्र पर स्थित होते हैं, होलैंड्रिक जीन आपके Y गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। ये सारे के सारे जितने भी आपको मैं इंपॉर्टेंट प्रश्न दे रहा हूँ ना, आप तैयार कर लीजिएगा। यदि आपका टारगेट है कि हाँ मुझे लेके आना है 70 में 70, तो आप बिल्कुल अपने टारगेट पे फोकस करिए, और आप 70 में 70 अंक का स्कोर कीजिए, चाहे जैसे हो। ठीक है ना। चलिए सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे, प्रश्न क्या है, अब देखिए कितना ये बार आया हुआ है, देखिएगा ये किस किस प्रकार से आया हुआ है, ये प्रश्न ही है। आवृतबीजी पौधों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के भ्रूणपोषों का वर्णन कीजिए। आवृतबीजी पौधों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के भ्रूणपोष क्या क्या है, कब कब बना है। सन 2010 में बना, सन 2011 में बना, सन 2012 में बना, सन 2014 में बना। तो आवृतबीजी पौधों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के भ्रूणपोष का वर्णन कीजिए। अगला है अथवा में भ्रूणपोष पर टिप्पणी कीजिए। सन 2010 में बना, सन 2013 में बना है। अथवा में
भ्रूणपोष किसे कहते हैं, किसी एक प्रकार के भ्रूणपोष के बारे में लिखिए। सन 2016 में बना, सन 2018 में बना प्रश्न। अगला है अथवा में केंद्रकीय एवं कोशिकीय भ्रूणपोष का केवल नामांकित चित्र आपको बनाना है। इसका चित्र भी बनाने के लिए आता है, मैंने इसको कल ही आपको टिक लगवाया था, तो आप इसका नामांकित चित्र बना लीजिएगा। मैं इसमें केवल आपको बताऊंगा, बायोडाटा पढ़ाएंगे, ठीक है ना। आपको चित्र उत्तर पूरा कंप्लीट करना है। अथवा आवृत बीज पौधों में भ्रूणपोष का निर्माण कैसे होता है, भ्रूणपोष व अभ्रूणपोषी बीजों में उदाहरण देकर आपको अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है ना। तो देखिए कितने आईएमपी वाले प्रश्न हैं, आईएमपी वाले प्रश्न हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भ्रूणपोष होता क्या है। भ्रूणपोष क्या होता है, तो द्विनिषेचन के एक पद त्रिसंलयन यानी कि ट्रिपल फ्यूजन, जिसमें एक नर युग्मक का संलयन द्वितीय केंद्रक यानी कि द्वितीय केंद्रकों से होता है, के फलस्वरूप भ्रूणपोष में बने हुए त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक यानी प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस से एक पोषक संरचना यानी कि ऊतक का परिवर्धन होता है। इसे ही क्या कहते हैं हम लोग, भ्रूणपोष कहते हैं, यानी कि एंडोस्पर्म कहा जाता है। यह विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। भ्रूणपोष का काम होता है जो विकासशील भ्रूण होते हैं उनको क्या प्रदान करना, पोषण यानी कि भोजन प्रदान करना। भ्रूणपोषी बीजों में यह अंकुरण के समय नवोद्भिद पादप को पोषण प्रदान करता है। मक्का, गेहूं जैसे बीज में जिनमें भ्रूण पाया जाता है भ्रूणपोषी बीज कहलाते हैं। और जैसे मक्का, गेहूं बीज में जिसमें भ्रूणपोष पाया जाता है उसे हम लोग क्या कह देते हैं, भ्रूणपोषी बीज कह देते हैं। अभ्रूणपोषी बीज जैसे चना, मटर आदि में यह भ्रूण परिवर्धन में प्रयुक्त हो जाने के कारण परिपक्व बीजों में शेष नहीं रहता। अगला यहाँ पे भ्रूणपोष के प्रकार, भ्रूणपोष कितने प्रकार के होते हैं, तो परिवर्धन के आधार पर आवृतबीजी पौधों में भ्रूणपोष निम्नलिखित 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। सबसे पहला होता है केंद्रकीय भ्रूणपोष यानी कि न्यूक्लियर। तो परिवर्धन के समय भ्रूणपोष केंद्रक स्वतंत्र रूप से विभाजित होता रहता है और विभाजन के साथ भित्तियां यानी कि वॉल्स का निर्माण नहीं होता, और विभाजन के फलस्वरूप बने केंद्रक भ्रूणकोश में परिधि से केंद्र की ओर विन्यासित हो जाते हैं। अंत में परिधि से केंद्र की ओर कोशिका भित्ति का निर्माण प्रारंभ होता है, जैसे नारियल, यूफोबर्बिया इत्यादि में, ठीक है ना। चलिए दूसरा यहाँ पे कोशिकी यानी कि सेल्यूलर। कोशिकी में क्या लिखेंगे, भ्रूणपोष केंद्रक के प्रत्येक बार विभाजन के पश्चात कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। इस प्रकार पूरा भ्रूणपोष अनियमित व्यवस्था वाली कोशिकाओं का एक ऊतक होता है, जैसे कि बिल्ला रसिया जो होता है इसमें कोशिकीय भ्रूणपोष पाया जाता है। अगला है हीलोबियल। अब हीलोबियल क्या है, ये हीलोबियल प्रकार का भ्रूणपोष होता है। भ्रूणपोष केंद्रक के प्रथम विभाजन के बाद कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। इसके बाद दोनों केंद्रक भ्रूणकोश के अलग अलग भागों में स्वतंत्र रूप से विभाजित होते रहते हैं। अब कोई कोशिका भित्ति नहीं बनती है। इस प्रकार होलोबियल भ्रूणपोष या फिर हीलोबियल भ्रूणपोष केंद्रकीय और कोशिकीय भ्रूणपोष के मध्य की स्थित होती है, जैसे कि एस्फोडिलस और एरेम्यूरस में क्या होता है, हीलोबियल नामक भ्रूणपोष पाया जाता है। अब देखिए कितना आईएमपी वाला अगला प्रश्न है, कितना आईएमपी वाला प्रश्न है, आप खुद देखिए। यहाँ पे है द्विनिषेचन एवं त्रिसंलयन से आप क्या समझते हैं, संक्षिप्त वर्णन कीजिए। 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015। या ठोक दीजिए सब्सक्राइब, ठोक दीजिए सब्सक्राइब। अब आपको सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि देखिए ये कितनी बार ये बना हुआ प्रश्न है और मैं इसको आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि आप जाइए बोर्ड में अच्छा नंबर स्कोर कीजिए। अथवा में दोहरा निषेचन तक पर टिप्पणी लिखिए या फिर दीजिए, अथवा द्विनिषेचन की परिभाषा लिखिए। सन 2016, सन 2019, यार कसम से 2022 में अगर आ गया ना तो आप फोड़ के आओगे, देख लेना, कहोगे कि एसकेएम स्टडी सर मजा आ गई करने में। और देख लीजिएगा सारे सेट में पेपर मिलेंगे, क्योंकि सेट कई प्रकार के होते हैं ना,
7 सेटों में पेपर आपका बनता है, 7 ही सेटों में पेपर बनता है कि नहीं? आप बताइए, 7 में बनता है या फिर और बनता है? मुझे तो लग रहा है 7 में ही बनता है। अब आपका पता नहीं क्या है। चलिए देख लेते हैं इसको प्रश्न, और काफी आईएमपी वाला प्रश्न है, ये काफी आईएमपी वाला प्रश्न है। तो द्विनिषेचन क्या है? द्विनिषेचन एवं त्रिसंलयन, इसमें हम आपको दो बताएंगे, द्विनिषेचन भी बताएंगे और त्रिसंलयन भी बताएंगे, यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। क्योंकि आपका काफी कमेंट था, ये सर जी क्या हम बताएं, आप इंग्लिश मीडियम का नहीं पढ़ा रहे हैं। लीजिए यार, इंग्लिश में ये इसमें छपा हुआ है, इंग्लिश भी आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। पराग नलिका में जनन कोशिका यानी कि जेनरेटिव सेल विभाजित होकर दो नर युग्मक यानी कि मेल गैमेट्स बनाती हैं। याद रखना, पराग नलिका में जनन कोशिका विभाजित होकर दो नर युग्मक बनाती हैं। पराग नलिका नरयुग्मकों को भ्रूण कोश में पहुंचाती हैं, और पराग नलिका का कार्य क्या होता है? नर युग्मकों को भ्रूण कोश में पहुंचाना। भ्रूण कोश में एक नर युग्मक अंड कोशिका यानी कि एग सेल से मिलकर युग्मनक जाइगोट बनाता है। इसे सत्य निषेचन या संयुग्मन कहते हैं। दूसरा नर युग्मक द्विगुणित द्वितीय केंद्रक यानी सेकेंडरी न्यूक्लियस या दो अगुणित ध्रुवीय केंद्र को पोलर न्यूक्लियस से मिलकर त्रिगुणित यानी कि ट्राइपोलाइड प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बना लेता है। अब प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक क्या कहते हैं? प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बना लेता है, और इस क्रिया को क्या कहते हैं? त्रिसंलयन कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? त्रिसंलयन। लेकिन आपको क्या पढ़ना था सर? द्विनिषेचन। तो चलिए देख लेते हैं आगे वाला हम लोग टॉपिक। आवृतबीजी पौधों में संयुग्मन तथा त्रिसंलयन को सम्मिलित रूप से द्विनिषेचन कहा जाता है। तो आपको द्विनिषेचन की परिभाषा लिखना रहेगा, तो सीधा लिखेंगे आवृतबीजी पौधों में संयुग्मन तथा त्रिसंलयन को सम्मिलित रूप से द्विनिषेचन कहते हैं। युग्मन से भ्रूण का विकास होता है और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से भ्रूणपोष यानी कि एंडोस्पर्म का विकास होता है। अगला यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 है, क्या है? गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं? किसी आवृतबीजी पौधों में मादा एमकोद्भिद के विकास का वर्णन कीजिए। सन 2015 में ये बना हुआ प्रश्न है और काफ़ी आईएमपी वाला प्रश्न है। आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 में आप करके आएंगे, एक भी आपको प्रश्न छोड़ के नहीं आना है, एक भी प्रश्न छोड़ के नहीं आना है। अथवा आवृतबीजी पौधों में मादा एमकोद्भिद परिवर्धन का सचित्र वर्णन कीजिए। देख सकते हैं सन 2017 में बना हुआ प्रश्न है। अथवा गुरु बीजाणु जनन की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। सारे आईएमपी वाले प्रश्न हैं। इसमें आपको फिगर भी बनाना है। मान लीजिए आपको अगर लग रहा है चित्र, तो चित्र आप बना लीजिएगा, ठीक है ना? चित्र बना लीजिएगा, क्योंकि टाइम कम है, आपको बस पढ़ाना है। जितना हो सके उतना पढ़ा दें, आपका खत्म कर दें, ताकि आप बोर्ड में 70 में 70 स्कोर करके आए। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे है बीजांड का परिवर्धन। तो बीजांड का परिवर्धन हेडिंग हो गया आपका। अब इसमें क्या लिखेंगे? अंडाशय में बीजांड बीजांडसन पर छोटे छोटे से उभार के रूप में बनता है। यह विभोजकी कोशिकाओं का बना एक छोटा समूह होता है। बात समझिएगा, यहाँ पे है अंडाशय में बीजांड बीजांडसन पर एक छोटे से उभार के रूप में बनता है, ठीक है। यह विभोजकी कोशिकाओं का बना एक छोटा समूह होता है, और कोशिकाओं का यही समूह वृद्धि तथा विभाजन द्वारा बीजांड का मुख्य भाग बीजांड काय बनाता है। और यही क्या करता है? समूह वृद्धि तथा विभाजन द्वारा बीजांड का मुख्य भाग बीजांड काय बनाता है। बीजांड आवृतबीजी पौधों में एक गुरु बीजाणुधानी है। इसके निर्माण के समय ही बीजांड काय की प्रप्रसु कोशिकाओं से वृद्धि द्वारा गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनाती हैं, ठीक है ना? तो ये क्या है आपका? अगला है गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन क्या होता है? बीजांड की प्रप्रसु कोशिका सामान्यतः एक परिणत विभाजन के द्वारा दो कोशिकाओं में बंट जाती है। इनमें से बाहरी कोशिकाएं प्राथमिक भित्ति कोशिका तथा भीतरी कोशिका प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिकाएं कहलाती हैं। प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिकाएं प्रायः विभाजित नहीं होती और सीधे ही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करने लगती हैं। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बड़ी
तथा स्पष्ट केंद्रक वाली होती है। यह अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर 4 अगुणित कोशिकाएं बना लेती है, जो सामान्यतः एक चतुष्क यानी कि लाइनर टेट्रेड में विन्यासित रहती है। ये कोशिकाएं गुरु बीजाणु कहलाती हैं। इस प्रकार संपूर्ण बीजांड एक गुरु बीजाणुधानी तथा इसमें केवल 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। चारों गुरु बीजाणुओं में से सामान्यतः केवल एक ही क्रियाशील होता है और यह वृद्धि विभाजन द्वारा मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करता है। अब बात समझिएगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये चीज बोला गया है कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बड़ी तथा स्पष्ट केंद्रक वाली होती है। जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है इसमें बहुत ही बड़ा और स्पष्ट केंद्रक एकदम दिखाई देता रहता है। यह अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर 4 अगुणित कोशिकाएं बना लेता है, जो सामान्यतः क्या होती हैं, रेखी चतुष्क में विन्यासित रहती हैं, ठीक है ना, अलग अलग। ये कोशिकाएं गुरु बीजाणु कहलाती हैं और जो ये 4 कोशिकाएं बनती हैं इसी के हमको क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु कहते हैं। इस प्रकार संपूर्ण बीजांड एक गुरु बीजाणुधानी तथा इसमें 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। चारों गुरु बीजाणुओं में सामान्यतः केवल एक ही क्रियाशील होता है। यह वृद्धि तथा विभाजन द्वारा मादा मुकोद्भिद का निर्माण करता है, ठीक है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न नंबर यहाँ पे नेक्स्ट डाल सकते हैं, चौथा हो सकता है, जनसंख्या विस्फोट के प्रमुख कारण बताइए और जन्म नियंत्रण के उपाय लिखिए कि जनसंख्या विस्फोट क्या है, किस कारण से होता है और इस पर आप लोग कैसे नियंत्रण करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे जनसंख्या विस्फोट। अपेक्षाकृत अल्प वृद्धि समयावधि में जनसंख्या में हुई तीव्र वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट यानी कि पॉपुलेशन एक्सप्लोशन कहा जाता है। बात समझिएगा, जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं, अपेक्षाकृत अल्प समयावधि में जनसंख्या में हुई तीव्र वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट पॉपुलेशन एक्सप्लोशन कहते हैं। जनसंख्या में वृद्धि के कारण जनसंख्या वृद्धि के निम्नलिखित कारण है, क्या क्या है। सबसे पहला है स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर में कमी आ जाना। तो शिशु मृत्यु दर को क्या कहते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इसको ही कहते हैं हम लोग IMR। मातृ मृत्यु दर को क्या कहते हैं, MMR कहते हैं। मान लीजिए आपके कभी बोर्ड में आ जाता है कि IMR क्या है, तो सीधा लिखेंगे शिशु मृत्यु दर और MM क्या है, MMR क्या है, मातृ मृत्यु दर, और इसकी क्या ये इंग्लिश मीनिंग है। दूसरा है जनन योग्य व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि का होना। तीसरा अच्छी सुविधाओं सेवाओं के कारण जीवन स्तर में सुधार होना, ये भी जनसंख्या विस्फोट का कारण है। अशिक्षा के कारण व्यक्तियों को परिवार नियोजन के साधनों का ज्ञान न होना, उन्हें पूर्ण रूप से न अपनाया जाना, ये भी जनसंख्या विस्फोट का कारण हो सकता है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति कारण खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई, इसलिए भूख से अब लोग नहीं मरते, तो ये भी जनसंख्या विस्फोट का कारण है। सामुदायिक स्वास्थ्य कार्मिकों द्वारा अनेक महामारियों का समूल रूप से निवारण भी जनसंख्या विस्फोट का कई कारण है। निम्न सामाजिक स्तर के कारण अशिक्षित और निर्धन व्यक्ति यह विश्वास करते हैं कि जितने अधिक बच्चे होंगे वे काम करके उतना अधिक धनोपार्जन करेंगे, यह भी एक जनसंख्या विस्फोट का कारण है। सामाजिक रीति रिवाजों के कारण पुत्र प्राप्ति की चाह में दंपति संतान उत्पन्न करते रहते हैं, क्योंकि उनको बेटी पैदा हो रही तो उनको लगा नहीं बेटा होगा, एक आठ और पैदा कर लो, पता लगा छठो पैदा कर लिए और सभी क्या है, गर्ल है। तो इस प्रकार से कुछ भ्रांतियां होती है लोगों में ना। अब जन्म नियंत्रण के उपाय क्या क्या, जैसे कॉपर टी, कॉपर सेवन, मल्टीलोड 375 कॉपर टी, गर्भ निरोधक गोलियां आदि स्त्रियों द्वारा अपनाए जाने वाले गर्भ निरोधक उपाय हैं। पुरुषों द्वारा गर्भ निरोधक उपाय जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इतने समझदार हैं, और शल्य चिकित्सा वैक्सेक्टॉमी अपनाई जाती है। अब देखिएगा ऐसे एक प्रश्न बनेगा, पुरुषों के लिए वैक्सेक्टॉमी, महिलाओं के लिए क्या अपनाई जाती है, ट्यूबेक्टॉमी, स्त्रियों के लिए याद रखना ट्यूबेक्टॉमी अपनाई जाती है, और पुरुषों के लिए क्या अपनाई जाती है, वैक्सेक्टॉमी अपनाई जाती है। तो बायोलॉजी का जो मैं पेपर बनाया ना 70 में 70 स्कोर करना है, पूरा इसको पढ़ लीजिएगा। इसका मैं PDF टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी में भेज दूंगा, जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद। और हाँ, अब तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा आप लोग के लिए, प्लीज सपोर्ट करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।